व्हाट इज साइंस? बेटा एक बार और रिपीट करिएगा, क्या आपने डिफिनेशन बताया? साइंस इज द स्टडी ऑफ, Sir, it is Sir, a science is systematic knowledge of the physical world. सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, ये भी अच्छा है, वेरी गुड। और आपने क्या बताया था बेटा? किसने भी रिप्लाई किया? श्रेया ने? सर मैंने। अजीत? यस सर। वेरी गुड। इसके पहले किसने रिप्लाई किया था? अर्पिता ने कि श्रेया ने? Sir, the study of and knowledge about the physical world and natural laws. हाँ ठीक है, ये भी सही है। देखो बेटा, एक्चुअली में साइंस क्या है ना, स्टडी जो भी ये कहेंगे सब सही रहे, कोई रॉन्ग नहीं है। एक्चुअली देखिए साइंस क्या है ना कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। और साइंस का मेन मतलब होता है कि स्टडी किसी का भी करना, सिस्टमैटिक स्टडी करना। ओके, स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन कैसा होना चाहिए? सिस्टमैटिक स्टडी होना चाहिए, सिस्टमैटिक स्टडी। ओके, सिस्टमैटिक स्टडी। अगर हमारे हमें इस पेन के बारे में स्टडी करना है, हमें पता होना चाहिए भाई पेन बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, ऑब्जर्वेशन किया गया होगा, तब जाके पेन बना होगा। ओके, तो सिस्टमैटिक स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस। बाय द हेल्प ऑफ, कैसे स्टडी करते हैं हम लोग? पहले बेटा हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, भाई कुछ देखा जाता है पहले, ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बारे में हाइपोथेसिस की जाती है, मतलब थ्योरी दी जाती है। हाइपोथेसिस सोचना किसी के बारे में कि भाई पेन है या एरोप्लेन है तो कैसे बनेगा, पहले इसके बारे में सोचना। ठीक है, देन हम लोग क्या करते हैं बेटा? एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट अगर सही होता है तो उससे क्या बन जाता है? लॉस बन जाते हैं, और इसी लॉस की हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, लेटर छोटा तो नहीं दिख रहा आप लोगों को? Sir, सही ट्राई है। करिए, ठीक है ना? अच्छा, क्योंकि मैं थोड़ा इसको और क्लोज कर देता हूँ। अब बताइए, सही है? सर ठीक है? पहले ही ठीक था। अच्छा, अब ठीक नहीं है? सर थोड़ा, पास सर आ गया लास्ट है? वाली। अच्छा सर अच्छा, पहले। वेरी। अच्छा, अब ठीक है? यस सर। ठीक, आप लोग बताते रहिएगा बेटा, क्योंकि हम लोग आप लोगों को सामने तो है नहीं, हम लोग ऑफलाइन तो है नहीं, ऑनलाइन है। जो भी डाउट हो बताते रहिए। अब देखो बेटा, साइंस जब हम लोग स्टडी करते हैं तो साइंस के 3 पोर्शन होते हैं ना, देयर आर 3 पोर्शंस ऑफ साइंस। कौन कौन से पोर्शंस हैं? साइंस में 3 पोर्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। साइंस के 3 पोर्शन, फर्स्ट इज फिजिक्स, सेकेंड इज केमिस्ट्री, एंड थर्ड इज बायोलॉजी। बायोलॉजी, ये देखिए, देखिए फिजिक्स में बेटा करते हैं जितने लॉज हैं, या आप ये समझिए कि ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे ग्रेविटी है, नेचुरल फिनोमेना। आप ये कह सकते हैं कि फिजिक्स में हम लोग नेचुरल फिनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं, उसके लॉज क्या है, क्यों होता है, व्हाट हैपेंस इन द नेचुरल वर्ल्ड। मतलब जो भी हमारे आसपास प्रोसेसेस हो रही हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स मतलब फिजिकल वर्ल्ड के बारे में स्टडी करना। केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं कि कंपोजिशन क्या है, कैसे कोई चीज़ बना होता है, उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, है ना, इन सब के बारे में स्टडी किया जाता है।
मैंने कॉन्स्टिट्यूंट्स के बारे में, कंपोजिशन क्या है। अब पेन है तो प्लास्टिक से बना, तो प्लास्टिक में कौन कौन से एटम्स हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, कौन से उसमें एलिमेंट्स हैं, इन सब की स्टडी करते हैं, etc। यानी आप एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, इन सबको देखिए, एक वर्ड जरा याद रखिएगा, वर्ड आप लोग यूज करिएगा सब्सटेंस। जैसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर पेन करना हो तो पेन क्या है, सब्सटेंस है। पेन इज सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। फिजिक्स में क्लिक वर्ड बनाया गया है ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट, और जब बायो हम लोग स्टडी करते हैं तो थिंग्स वर्ड यूज करेंगे, थिंग्स, ओके। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हम लोग स्टडी करते हैं, इनका कंप्लीट साइंस का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज साइंस, ओके, कॉमन सी बात है। अब फादर की बात कर लेते हैं। फादर, चलिए आप लोग बताइए सब लोग, फिजिक्स के फादर, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? Done. सर आइजैक न्यूटन। वेरी गुड सर, आइजैक न्यूटन। सबने नाम सुना होगा। देखिए, टोटल जितनी आप फिजिक्स पढ़ते हैं, मैक्सिमम चैप्टर्स न्यूटन का ही हाइपोथेसिस है, मतलब न्यूटन ने ही उसे कॉन्सेप्ट दिया है, न्यूटन ने ही फिजिक्स लिखा हुआ है। तो न्यूटन जितनी फिजिक्स लिखी बेटा, उसे हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स बोलते हैं। न्यूटोनियन मतलब न्यूटन की फिजिक्स। तो टोटल में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट न्यूटन के हैं, इसलिए आइजैक न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री के फादर कौन बेटा? हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? Sir, Anthony Lavoisier. वेरी गुड, एंटोनी लेवोजियर, ओके। नेक्स्ट बताइए, फादर ऑफ बायोलॉजी? Sir Aristotle. एरिस्टोटल। मतलब आप लोगों ने वीडियो देखा था ना, मैंने उसमें डिस्कस किया था। अच्छा देखिए, बायो में 2 ब्रांचेस होते हैं, बता सकते हैं कौन कौन से? बायो कौन कौन से ब्रांचेस होते Zoology और botany. हैं? वेरी गुड, बायोलॉजी। अच्छा, बायो का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को बेटा? देखिए, बायोलॉजी वर्ड किस वर्ड से, इसके 2 वर्ड बताइए, कौन कौन से वर्ड है इसमें? एक तो बायोस है, और सेकेंड कौन सा है? लोगस। लॉगस होता है। क्या मीनिंग है इसका? बायोस मीन्स सर बायोस का मतलब होता है लिविंग एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी। वेरी गुड। बायोस का मतलब होता है लिविंग, और लोगोस का मतलब होता है बेटा टू स्टडी, मतलब टू स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, लिविंग से आप क्या समझते हैं बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग क्या है? Plants and animals. प्लांट्स एंड एनिमल्स। वेरी गुड, सबको पता होगा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ टुगेदर कॉल्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, कभी आपने ये देखा ना कि अक्सर लिखा होता प्लांट्स एंड एनिमल्स, कभी ये देखा, कभी लिखा हो कि एनिमल्स एंड प्लांट्स? ऐसा तो नहीं लिखते हमेशा। क्यों प्लांट्स एंड एनिमल्स बेटा वर्ड यूज करते हैं? ये कभी सोचा आप लोगों ने कि एनिमल्स एंड प्लांट सर क्यों नहीं क्योंकि लिखा फूड जाता? को मेक करने वाला प्लांट होता है और प्लांट से एनिमल्स मतलब उससे प्रेफर करते हैं। अच्छा, मतलब डिपेंड होते हैं, प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं और एनिमल जो होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, है ना बेटा? सर इस पे डिपेंड होते हैं, वेरी, प्लांट पे। प्लांट पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। और कोई स्टूडेंट? एनी स्टूडेंट? Sir प्लांट्स human एंड evolution थे.
हाँ बताइए, सही बता रहे हैं। सर ह्यूमन एवोल्यूशन से पहले प्लांट्स आए थे। वेरी गुड। पहले बेटा अर्थ पे प्लांट आए थे, याद रखिएगा। पहले एवोल्यूशन किसका हुआ? एवोल्यूशन मतलब अर्थ पे लाइफ की स्टार्टिंग होने को एवोल्यूशन बोलते हैं। तो जब एवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले प्लांट आए, फिर प्लांट डेवलप होके धीमे 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 में लास्ट में एनिमल बने थे, ठीक है ना। और सबसे लास्ट एनिमल कौन सा था? ह्यूमन। इसलिए एनिमल ह्यूमन को बच्चों क्या बोलते हैं? मोस्ट डेवलप्ड एनिमल ऑन द अर्थ, ठीक है ना। इसलिए लिखते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक बेटा, क्लियर सबको? ये थोड़ी बातें हैं, याद होना चाहिए आपको। अब देखिए बायो के भी दो पार्ट होते हैं। अभी आपने बताया था कि बायो के 2 ब्रांचेस। कौन कौन से ब्रांचेस हैं बताइए? जूलॉजी, जूलॉजी एंड सेकेंड बेटा बॉटनी। बॉटनी। जूलॉजी का मतलब क्या हुआ? जू मने होता है, बताइए वो सबको, जू मीन्स? Yes, जू sir. जानते हैं It जहाँ means animals. एनिमल्स होता है जू का मतलब। वेरी गुड। और लॉगी, देखिए लॉगी मतलब लॉगस, स्टडी, मतलब जिसमें हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल, सारे एनिमल्स। और इसके फादर बताइए आप लोग, जूलॉजी के फादर? पता है? Sir, I think अगेन Aristotle. वेरी गुड। और बॉटनी में बेटा हम लोग स्टडी करते हैं सारे प्लांट्स का, स्टडी ऑफ प्लांट्स। बताइए हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? बता सकते हैं? एरिस्टोटल। हाँ बताइए। हाँ थियोफ्रेस्टस, सॉरी, हाँ थियोफ्रेस्टस। ओके बच्चों, तो देखिए ये कॉमन बातें हो गई। फिर से आप लोग देख लीजिए नोट्स, क्या क्या उन्होंने पढ़ा है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, सिस्टमेटिक स्टडी करना, ऑब्जर्व किया जाता है, फिर हाइपोथेसिस होता है, एक्सपेरिमेंट, और उस पर लॉज बनाए जाते हैं। साइंस के 3 ब्रांचेस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, मतलब फिनोमिनन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब किस चीज़ से वो बना है, जिससे बना होता है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट से बने होते हैं कोई भी चीज़, एनी सब्सटेंस। इसलिए केमिस्ट्री में हम लोग हर चीज़ को कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सब्सटेंस। अब बायो में थिंग्स होता है, आपने पढ़ा होगा थिंग्स में, जैसे आप यूज करते हो ना, कैसे पढ़ते हैं? लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसा वर्ड यूज करते हैं बायो में ना, नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें बेटा क्लियर हुई सबको? रिप्लाई करिए, कोई डाउट नहीं इसमें? सर एक डाउट है सर। बताइए। सर बॉटनी और सर मॉर्फोलॉजी में कोई डिफरेंस होता है क्या? मॉर्फोलॉजी का बेटा मतलब होता है किसी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, ठीक है ना। जैसे आपका मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपका क्या है? आपके फिंगर हैं, हेयर्स हैं, आईज हैं, जो आपका एक्सटर्नल, जो बाहरी बनावट होता है बेटा ना, उसे हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में जूलॉजी का भी हो सकता है, बॉटनी का भी हो सकता है। भाई से मान लो कि आपने फ्रॉक की स्टडी करा, तो फ्रॉक के बाहर बाहर क्या दिख रहा है? उसका स्किन दिख रहा है, उसका आईज दिख रहा है ना। ये उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हुआ। एक होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी, ANATOMY, एनाटॉमी। बातें समझ रहे हैं? तो इंटरनल जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, और इंटेस्टाइन के बारे में, लीवर, हार्ट, वो क्या हो जाता है बेटा? एनाटॉमी। मतलब कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर बना है, ये मतलब होता है। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। तो डिफरेंस क्या है? वो बायोलॉजी का एक ब्रांच है, ठीक है ना। बायोलॉजी में वो जूलॉजी का भी है और बॉटनी का भी है। ठीक है बेटा, ओके सर, क्लियर? थैंक यू। ओके। यस सर, यस सर।
चलिए, अब जब मैं यहाँ बेटा कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, आप लोग इसको डिफाइन करना है, ठीक है? बहुत सोच समझ के डिफाइन करिए। चलिए, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर का नेम है मैटर सर वीडियो पॉज हो गई है। सर वीडियो पॉज हो गई है। ठीक है। देखिए मैंने यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैटर, सब्सटेंस, थिंग, ऑब्जेक्ट, बॉडी एंड मटेरियल। आप लोग बेटा इसको डिफाइन करना है, व्हाट इज मैटर। चलिए डिफाइन करिए। Sir, anything which has a mass and occupies space is called matter. वेरी गुड। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। ठीक है, वेरी गुड। और कोई डिफाइन करना चाहेगा बच्चों? चलिए, मैटर में हमने पढ़ा कि ऑक्यूपाई स्पेस, एंड हैज मास। मास होना चाहिए, ऑक्यूपाई स्पेस। अच्छा, जितना आप प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं, जो कवर अप करते हैं, जैसे मान लो पेन रखा तो पेन ने इतने जगह को कवर अप कर लिया, तो जितना बेटा आप प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं उसे और क्या कर सकते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम। क्या कर सकते हैं इसका? वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो जिसमें भी दो प्रॉपर्टीज होगी, वॉल्यूम मतलब ऑक्यूपाई स्पेस, और उसमें मास। मास का मतलब क्या हुआ? जैसे इसमें देखिए वेट है, मास और वेट में थोड़ा डिफरेंस होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। अभी आप लोग दोनों को सेम समझिए। इस पेन में वेट है मतलब मास है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस? सब्सटेंस को डिफाइन करिए। Matter of particular or definite chemical constitution. ठीक है, वेरी गुड। थिंग्स को डिफाइन करिए। सभी लोग डिफाइन करिए, सिर्फ एक नहीं, जिसको जो समझ में आए बेटा बताइए आप लोग। सब्सटेंस, सारी थिंग्स चीजें क्या वही है? होती हैं, मतलब कि बस उसका यूज अलग अलग जगह पे होता है। यूज अलग अलग होता है, वेरी गुड। देखिए सबका बेटा डेफिनेशन सेम होता है, याद रखिएगा। ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास, इसमें भी क्या होगा? ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। इसमें भी ऑक्यूपाइज हैज मास, इसमें भी ये, मतलब सारी चीजें सेम है। देखो यूज इसका अलग अलग करते हैं। जैसे देखिए ये जो सब्सटेंस वर्ड मैंने अभी आपको बताया था, ये सब्सटेंस वर्ड कहाँ यूज करते हैं? यहाँ देखिए, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम लोग सब्सटेंस वर्ड यूज करते हैं। बायो में देखिए बताया था आपको, थिंग्स वर्ड यूज किया करा जाता है। देखिए है सब एक ही, बस उसका यूज अलग अलग है। तो सब्सटेंस का हम लोग यूज बेटा कहाँ करते हैं? केमिस्ट्री में। थिंग्स का यूज कहाँ करेंगे आप लोग? बायो में। ऑब्जेक्ट या बॉडी, देखिए ये दोनों वर्ड यूज करा जाता है फिजिक्स में। फिजिक्स में देखिए इसमें एक वर्ड अलग है, जो मटेरियल लास्ट में लिखा ना, इसका मीनिंग अलग होता है। डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज मटेरियल? ट्राई करिए, मटेरियल का क्या मीनिंग हुआ?
मटेरियल सर किसी ऑब्जेक्ट का कंपोजिशन होता है। जैसे कि सर अभी कंपोजिशन सर होता है। हमने खीर बनाई तो उसमें उसके मटेरियल्स हैं दूध और मतलब बाकी सारी चीजें। वेरी गुड। यानी हम ये कह सकते हैं कि कंपोजिशन या कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलिए या कंपोजिशन भी कर सकते हैं, सेम है दोनों। कंपोजिशन ऑफ, कोई भी वर्ड यूज कर दीजिए, ऑफ मैटर सब्सटेंस थिंग, जो आपका मन करे। मान लो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने चल रहे हैं तो कंपोजिशन ऑफ एनी मैटर लिख दीजिए आप, या सब्सटेंस लिख दीजिए। मैटर मतलब सब्सटेंस, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये फिजिक्स में भी यूज कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी, इंग्लिश तक में यूज करते हैं ना। वर्ड्स में लोग बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, क्या मैटर हो गया है ना, बोलते हैं ना। तो मैटर वर्ड कॉमन है, किसी भी सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं इसलिए साइंस में हम किसी भी पोर्शन में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक बेटा, ये बात हो गई। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट इस चैप्टर में मैटर और सराउंडिंग में देखिए क्या क्या टॉपिक हम लोग को स्टडी करनी है। पेज को मैं सही कर, एक मिनट। चलो बाद में बात। देखिए फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सर आपका सर वीडियो पॉज हो जा रहा है बार बार। सर नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है। हेलो, वॉइस सर क्लियर बच्चों हमारी? हाँ नेट के अंदर तभी होगा कि ना कमी। देखिए बेटा, मैटर का क्लासिफिकेशन टू बेस पर हम लोग करते हैं, ध्यान समझते चलिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर क्लासिफिकेशन टू बेस पे बेटा किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड सेकेंड on the basis of chemical properties। देखिए जो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये बेटा आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। किसमें? मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, एंड बेटा जो सेकेंड ये पोर्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको आपको पढ़ना है सेकेंड चैप्टर में, इज मैटर अराउंड अस प्योर।
इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो जो आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा बेस पे जो मैटर होते हैं इसे कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप होते हैं। देखो मेनली 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड गैस। देखिए 2 स्टेट और होते हैं जिसको लोग बोलते हैं प्लाज्मा एंड फिफ्थ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए इसे बेटा शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं BEC। ओके, अब बोस आइंस्टाइन क्या मतलब है? SC बोस बेटा इंडियन साइंटिस्ट थे, आइंस्टाइन का नेम तो आपने सुना ही है। तो SC बोस और आइंस्टाइन ने मिलके, दोनों लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, दोनों ने मिलके एक स्टेट का डिस्कवरी किया था, इसलिए इसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं या BEC बोलते हैं। ठीक है ना? तो देखिए इस पर मैंने आपको लेक्चर बना दिया है, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पूरा डीपली बना हुआ, तो जो आप लोग वीडियो लेक्चर से देखिएगा, बहुत कॉमन है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें टाइम ना वेस्ट किया जाए, मैं कुछ आपको आगे पढ़ाता हूँ, हम लोग आगे स्टडी करते हैं। तो आप लोग पार्ट 1, 2, 3 जरूर देख लीजिएगा आज, और उसको कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है ना बेटा? रिप्लाई करिए, आवाज़ जा रही है हमारी? ओके वॉइस सर, क्लियर ओके है? सर, देख लेंगे सर। हाँ, तो उसको वीडियो लेक्चर में देख लीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा ना, हम लोग फिर आगे भी पढ़ा जाए, क्योंकि कोर्स भी काफ़ी पढ़ना है ना बेटा हम लोग को भी। ये सर अब ये बहुत समझिए कि चैप्टर्स हैं। प्लाज्मा, हाँ चैप्टर्स बहुत है ना। अब प्लाज्मा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये कोई देखिए नया कोई फिजिकल स्टेट नहीं। देखो मेनली अगर आपसे पूछा एग्जाम में हाउ मेनी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, तो आप क्या बताएंगे? फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड बताएंगे लिक्विड, थर्ड बताएंगे गैस। ओनली 3 होते हैं, मेन होते हैं बेटा। गैस जो होता है ना, देखिए गैस को ध्यान समझिएगा, आप सबको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? बताइए सब लोग। क्लोजली पैक होते हैं, लूजली होते हैं, कि अपार्ट होते हैं? बताइए। सर लूजली पैक्ड होते हैं। क्यों भाई, सबको पता है बेटा? रिप्लाई करिए। इतना तो आप लोग पता ही होगा कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं ना बेटा। यस सर। अगर देखिए तो गैस को बेटा अगर हम लोग हीट कर दें, ध्यान समझना, अगर इसको हम लोग हीट कर दें वेरी हाई टेम्परेचर पे, इसको हम लोग हीट कर दें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, इसके मॉलिक्यूल और दूर दूर चले जाएंगे, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? प्लाज्मा का। बातें समझ रहे हैं? जैसे सन है, एग्जाम्पल क्या है? द सन। अब सन का टेम्परेचर कितना होता है? 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अब सोचिए कितना टेम्परेचर है? 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा है। ये सन है, सन का जो कोर में यहाँ टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है? 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और जो सन का ये सरफेस है ऊपर, ये यहाँ पे, यहाँ बेटा टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और अर्थ पे जब ये लाइट आती है सन से, तो अर्थ का टेम्परेचर हो जाता है 35 डिग्री सेल्सियस, या बहुत ज़्यादा होता है तो 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन सन यहाँ से दूर भी तो है। सर सन का आउटर लेयर ज्यादा गर्म होता है कोर से। नहीं, सन काफ़ी बड़ा है बेटा, ह्यूज है ना, ह्यूज है, तो यहाँ से फ्यूजन तो यहाँ होता है ना, तो ऊपर लाइट आते आते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत बड़ा है ना सन। सन छोटा तो है ना, इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है। अब आपको ये पता अर्थ का रेडियस कितना है? अर्थ का बताइए, अर्थ से बड़ा है ना सन, तो अर्थ का रेडियस कितना होता है पता है आप लोगों को बेटा? 6400 किलोमीटर होता है अर्थ का रेडियस, यहाँ से यहाँ तक। अगर अर्थ इसको मान लीजिए तो ये 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर रेडियस अर्थ का होता है, तो सन का तो उससे बहुत ज़्यादा होगा। अब कितना होगा रेडियस, देख लीजिएगा आप लोग।
तो सन का रेडियस ज्यादा होने की वजह से यहाँ हीट बन रहा है, न्यूक्लियर फिजन वो फ्यूजन हो रहा है ना, तो हीट यहाँ पहुंचते कम हो जाता है, अर्थ पे आते आते और कम हो जाता है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सन आपसे, डिस्टेंस कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सन हो गया, स्टार हो गए, तो इन सब के अंदर क्या है बेटा बताइए? प्लाज्मा होता है। अब एक चीज और समझिएगा, अगर गैस को बेटा हम लोग सुपर कूल्ड कर दें, मतलब बहुत ठंडा कर दें, इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? पास आने लगेंगे। भाई गैस के मॉलिक्यूल ठंडा करने पे क्या होगा बताइए? सब लोग कूल करने पे मॉलिक्यूल दूर जाते हैं कि पास आते हैं? सर पास आते हैं। क्लोज होते जाते हैं। जैसे लिक्विड Yes, sir. वाटर लीजिए, आप फ्रीजर में रख दीजिए, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड को अगर आप हीट करिए वाटर को तो गैस बन जाता है, उसके मॉलिक्यूल दूर चले जाते हैं। तो यहाँ जब आप ठंडा करेंगे तो कौन सा स्टेट बनेगा बताइए? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों स्टेट कोई अलग नहीं है, गैसेस स्टेट से ही ये स्टेट डिस्कवर हुए हैं ना बेटा। तो मेन स्टेट कितने हो गए? फिजिकल स्टेट 3, सॉलिड लिक्विड गैस, एंड 2 क्या है? गैस से ही ये दोनों जनरेट किए गए हैं, बनाए गए हैं, ठीक है ना। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। सर बोलिए, गैस clear को है सर सब? मतलब कितनी हीट चाहिए होती है प्लाज्मा में कन्वर्ट करने के लिए? अब इसको सुपर हीटेड किया जाता है, इतना गर्म कर दीजिए आप, ये जो गैस है ना वो आयंस में कन्वर्ट हो जाए। देखिए एक्चुअली में होता क्या, ध्यान समझिए, आपको मैं डीपली बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, ध्यान सुनना, जैसे हाइड्रोजन गैस है, अब चाहते हैं कि इसको प्लाज्मा में हम कन्वर्ट कर दें, तो देखो बेटा हर गैस से क्या होता है ना कि अलग अलग टेम्परेचर होता है, एक फिक्स नहीं बताया जा सकता, इसलिए हम लोग एक वर्ड यूज कर देते हैं क्या, कि सुपर हीटेड, या बहुत ज्यादा टेम्परेचर, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेमेंडस हीट ना। तो इसका अमाउंट बेटा कोई फिक्स नहीं है ना, तो बता पाना मुश्किल है। अब से हाइड्रोजन गैस आप चाहते हैं कि हम प्लाज्मा में कन्वर्ट कर दें, तो होता क्या ना कि जब आप इसको हीट करते हैं, जैसे आपने हीट किया हाइड्रोजन गैस को, तो अभी आप जरा ध्यान दीजिए, इसमें हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन गैस में कितने एटम हैं? 2 एटम है हाइड्रोजन के। ये पहले देखिए एटम अलग होते हैं, ये देखिए एक हाइड्रोजन एटम ये अलग हो गया, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ अलग हो गया, सेपरेट हो गया। लेकिन आप तो हीटिंग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। जब बेटा आप इसको हीट और करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस इसको हीट करते हैं, तो इस हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन भी तो है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पता है आप लोगों को? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी याद कर लीजिए, मैं आपको तरीका बताऊं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो जब आप हीट करते हैं ना, तो देखिए ये कंडीशन हो जाती है, ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, तो देखिए ऐसे बन जाता है H प्लस अब प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए। यानी हाइड्रोजन एटम को हीट करने पर इसका इलेक्ट्रॉन ये को निकल के ये आ गए, ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, और जितने इलेक्ट्रॉन H से बाहर जाएंगे उतना ही H प्लस बनता है। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक H प्लस, इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए H पे कितने प्लस हो गए? 1 प्लस। यहाँ भी आपने हीट किया तो क्या होगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ये देखिए रिमूव हो गया, H पे कौन सा चार्ज आ गया? H प्लस, ये देखिए। बताइए बात क्लियर हुई सबको भैया? कोई डाउट? सर ये जो सर आपने सर लास्ट में किया सर, ये नहीं समझ में आया। ये वाला नहीं समझ में आया? यस सर। अच्छा नीचे बताते हैं, सिंपल। हाइड्रोजन है, इसको जब आप हीट करते हैं तो इससे देखो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, ये देखिए जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H प्लस। ये समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। तो सेम वही है, देखिए इधर हमने माइनस लिखा है, इसको अगर आप इधर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? इसी रिएक्शन को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? H, ध्यान समझिएगा, H प्लस, और इस इलेक्ट्रॉन क्या करें? माइनस। अगर इसको हम इस साइड लाएंगे एरो के राइट साइड, तो क्या हो जाएगा बताइए? साइन चेंज नहीं हो जाएगा? प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं हो यस जाएगा? सर, प्लस में हो बताइए। जाएगा।
भाई इधर माइनस है, एरो का मतलब इक्वल टू ही तो होता है। एरो के उस साइड जाएंगे, मैथ में आपने पढ़ा है साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। बोलो भाई, सब लोग क्लियर हो रहा है बच्चों? तो इस रिएक्शन को लिखिए चाहे इसको लिखिए, बोथ आर सेम, तो ये सही है। अब देखो बेटा, इसी को प्लाज्मा बोलते हैं। ये देखिए, ये क्या हुआ है, इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। तो आपसे अगर कहा जाए कि प्लाज्मा बताइए, प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सोच के बताइए आप लोग, ट्राई करिए। इसको हीट किया है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, हाइड्रोजन इसमें कन्वर्ट हो गया। तो आप ये सोच के बताइए कि प्लाज्मा में क्या क्या कंपोजिशन हुआ, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। सर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। वेरी गुड। तो देखिए, एक तो हो गया कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, वेरी गुड, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये क्या बेटा, H प्लस को हम लोग क्या बोलेंगे, आयन। कौन सा आयन हो गया बताइए, हाइड्रोजन आयन, आयंस। तो याद रखना बेटो, चलो बच्चों, आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन के मिक्सचर को ही हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। यानी प्लाज्मा इज नथिंग, प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। बातें समझ में आ गई सबको? और ये हाई टेम्परेचर पे फॉर्म होता है। ये रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? पहले बताइए, रिप्लाई करिए सब लोग, रिप्लाई कीजिए। चैट यस में सर। नहीं, आप लोग वॉइस रिप्लाई करिए। क्लियर हो गया ना? तो सन यस के अंदर यस क्या है, सर। हाइड्रोजन ही तो होता है बेटा। तो यही रिएक्शन होता है, किसके अंदर होता है, सन के अंदर। और हाई टेम्परेचर पे उसमें क्या क्या रहता है, हाइड्रोजन आयन होता है और इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये प्लाज्मा बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्लाज्मा कहाँ फॉर्म होता है, सन में। और स्टार भी तो सन ही होते हैं, मतलब स्टार ही तो सन है। तो जब सन में है तो स्टार में भी होगा। इतनी बातें समझ में आई सबको? समझ में आ और गया सर सबको? ये बीसी में क्या होता है? बीएससी में तो आप सुपर कूल्ड कर देते हैं, तो ये इसका शेप छोटा होता चला जाता है, मॉलिक्यूल एकदम मतलब पास आ जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उसका साइज छोटा हो जाता है, उससे हम लोग बीएससी बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसके बारे में और डिटेल आप लोग बाद में पढ़ेंगे, आपको सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अब ये भी नहीं था, लेकिन आप लोगों ने डिटेल में बताया कि समझ पाएँ आप लोग। चलिए बाकी हम लोग इसमें जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है बेटा? ओके सर। आज फर्स्ट लेक्चर में सब ना पूछें, तो सर कंफ्यूज हो जाएंगे प्लाज्मा आप लोग। मोड्स में भी प्रेजेंट होगा। हाँ बेटा, प्लाज्मा हेलो। मोड में भी प्रेजेंट होगा। नहीं, मून में नहीं होगा। जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, मून का बेटा, मून क्या होता है, मून का ऑन लाइट तो होता नहीं, वो तो सन से रिफ्लेक्शन से चमकता है ना। बताइए, मून में लाइट कहाँ से होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, इसलिए मून में नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए आप ओके सर। केमिकल प्रॉपर्टीज पर आ जाइए। केमिकल प्रॉपर्टी में बेटा क्या क्या पढ़ना होता है हम लोग को? देखिए, इसमें बेटा हम लोग स्टडी करना होता है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। है ना? एलिमेंट मतलब क्या हुआ, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन, बहुत सारे एलिमेंट आपने पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल आपने देखा है ना। टोटल कितने एलिमेंट हैं इस समय, कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं? सर 118, 118। वेरी गुड, 118, वेरी गुड। तो पीरियोडिक टेबल में जो सिंबल लिखा होता है वो एलिमेंट्स का ही होता है, तो सारा कलेक्शन कहाँ है, पीरियोडिक टेबल में। ओके, कंपाउंड का एक एग्जांपल बताइए। सर कंपाउंड H2O। किसे बोलते हैं, H2O, वेरी गुड। जब एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड बनता है। When element react to each other to form compound. Okay? For example, H2O. H2O is a compound because two elements react to each other. Hydrogen and oxygen react to form water, H2O. अब मिक्सचर्स क्या होते हैं बताइए? Sir, sugar, sir, salt solution.
सॉल्ट सोल्यूशन यानी आप सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर दीजिए। सॉल्ट है क्या, जरा सोचिए आप लोग, सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है, NaCl, है ना। Yes, sir. और वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। Yes, और sir. आपने जो मिक्सचर बनाया है सॉल्ट और वाटर का बनाया है, तो सॉल्ट क्या है, कंपाउंड ही तो है। बताइए NaCl क्या सर है, शुगर कंपाउंड है। वाटर। शुगर वाटर, तो शुगर का भी फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है शुगर का, पता है आप लोगों को? नो सर। C12H22O11, पता बच्चों, C12H22O11, ये शुगर हुआ। और वाटर का फार्मूला H2O है। यानी कहने मतलब ये है कि मिक्सचर बनाने के लिए आपको दो कंपाउंड को आपस में क्या करना होता है, मिक्स करना होता है, ठीक है ना। Physically. फिजिकली देखिए, दोनों में जरा डिफरेंस समझिएगा। कंपाउंड में क्या होता है ना, जब एलिमेंट आपस में मिक्स होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उनका एक फिक्स रेशियो होता है। जैसे H2 है और एक O है, तभी वाटर बनेगा। ऐसा नहीं कि एक H ले लो, दो ठो ले लो तो बनेगा वाटर। अगर हम 1 एटम हाइड्रोजन ले लें और 2 एटम ऑक्सीजन का ले लें तो बनेगा, हम HO2 बन जाएगा। ऐसा कोई कंपाउंड होता ही नहीं। तो सर कंपाउंड सर इम्प्योर होना चाहिए ना, क्योंकि ये दो एलिमेंट से बन रहा है तो। नहीं नहीं, तो रेशियो फिक्स है ना बेटा, ये इम्प्योर नहीं होता है। एलिमेंट से जो बनता है वो इम्प्योर नहीं, इसमें डेफिनेट रेशियो होता है। डेफिनेट रेशियो जहां भी आ जाएगा उसे हम लोग कंपाउंड कहेंगे। और मिक्सचर में क्या है, डेफिनेट रेशियो नहीं है ना, ये ध्यान दीजिए। जैसे आपको शुगर सोल्यूशन बनाना, मान लो शरबत बनाना है, तो छोटा बच्चा ही बना देगा। दे दो उसको 1 गिलास पानी, चीनी मिला के बना दिया चम्मच से, उसमें कौन सा आपको नॉलेज जरूरत है। तो मिक्सचर्स में डेफिनिट प्रोपोर्शन नहीं होता। डेफिनिट प्रोपोर्शन मतलब उसका रेशियो फिक्स नहीं होता। लेकिन कंपाउंड में फिक्स रखना पड़ेगा। अगर वाटर बनाना है आपको तो 2 हाइड्रोजन का एटम होने चाहिए और 1 ऑक्सीजन का, तभी बनेगा। यही डिफरेंस होता है। और जिसका भी आप लोग सीधे याद कर लो, जिसका फार्मूला लिख पाओ वो बेटा प्योर है। क्या है, प्योर है। और जिसका फार्मूला नहीं लिख सकते आप, वो क्या होगा, इम्प्योर होगा। इम्प्योर मतलब मिक्सचर। मिक्सचर को हम लोग और क्या बोलते हैं, इम्प्योर बोलते हैं। मिक्सचर मतलब इम्प्योर, इम्प्योर। एलिमेंट कंपाउंड प्योर हो गया, मिक्सचर क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। तो इसकी हम लोग जो स्टडी करेंगे बेटा वो सेकेंड चैप्टर में, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में डीपली हम लोग स्टडी करेंगे। बस आप लोग ये कॉमन याद रखिए कि एलिमेंट और कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर मतलब इनको लिखने का एक तरीका है। एलिमेंट लिखा जाता है, सिंबल होता है HNO, Ca कार्बन, हेलियम लिखना तो He, नाइट्रोजन को N लिखते हैं ना, क्लोरीन को Cl लिखते हैं। जिसको भी लिखने का तरीका बनाया गया केमिस्ट्री में वो प्योर होगा। और जो सिंगल सिंगल लेटर्स लिखे जाते हैं उसे एलिमेंट बोलते हैं। और जब ये एलिमेंट आपस में मिक्स हो जाए प्रॉपर रेशियो में, जैसे यहाँ रेशियो क्या है 2:1, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, जहाँ रेशियो फिक्स हो जाए वो कंपाउंड हो जाएगा। और जिसमें रेशियो फिक्स नहीं होगा वो क्या होगा, मिक्सचर होगा, यानी इम्प्योर होगा। तो मिक्सचर इम्प्योर होते हैं और एलिमेंट कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्लियर हो गया सबको इतनी बातें, रिप्लाई करिए। Yes, sir. वेरी गुड। तो चलिए हम लोग बेटा फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, तो हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ना है ना। इसको हम लोग सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर्स को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। आप लोग लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को आज देख लीजिएगा अच्छे से बेटा। हम लोग उसके आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके सर। आज देख जरूर लीजिएगा, कोई डाउट हो फिर मैं आपको उसमें डिस्कस कर दूंगा। देखिए जहाँ तक उसमें वीडियो लेक्चर बना उसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ। टेम्परेचर एंड इट्स यूनिट, नोट डाउन करिए हेडिंग, टेम्परेचर एंड इट्स यूनिट। सबसे पहले बेटा आप लोग ये समझिए, देखिए एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं टेम्परेचर।
एक बेटा हम लोग वर्ड यूज करते हैं एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी। दोनों में डिफरेंस क्या बता सकते हैं आप लोग? एक वर्ड होता है हीट एनर्जी, ये देखिए हीट एनर्जी। टेम्परेचर डिफाइन करिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट एनर्जी? सर टेम्परेचर सेंसेशन होती है हॉट और कोल्ड की। ठीक है, वेरी गुड। फिर और हीट एनर्जी होती है, किसी चीज को हीट करके एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं। सर थर्मल एनर्जी जो एनर्जी क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी को डिफाइन करिए। व्हाट इज एनर्जी? बताइए बेटा, वॉइस क्लियर नहीं आई हमारे पास, फिर से डिफाइन करिए। देखिए टेम्परेचर बेटा जो होता है, ये आपको कहते हैं ना हॉटनेस ना, सर फिर से उसको हम लोग पूरा डिफाइन बता। कर, बताइए। सर टेम्परेचर सेंसेशन हो जाएगी हॉट और कोल्ड की, और सर ठीक हीट है, एनर्जी मतलब थर्मल एनर्जी जब ट्रांसफर की जाती है तो सर उसको हीट एनर्जी बोलते हैं। और सर एनर्जी मतलब सर किसी चीज को बताइए। ठीक है, देखिए समझिए आप लोग। टेम्परेचर बेटा जो होता है, इट इज डिफाइंड एज it is the degree of hotness or coldness of a body और सब्सटेंस। केमिस्ट्री में हम लोग वर्ड कौन सा यूज करेंगे? सब्सटेंस। बॉडी भी फिजिक्स में यूज करा जाता है, टेम्परेचर फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। देखिए ये बताता है कोई चीज कितना गर्म या ठंडा है, उसके डिग्री को बताता है, डिग्री सेल्सियस पढ़ा है ना। तो ये डिग्री को बताता है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए बेटा दो बॉडी है, एक बॉडी ए, ये मान लीजिए बॉडी ए और इसका नेम हो गया बॉडी बी। ये ध्यान समझिएगा। सपोज कर लीजिए, मान लेते हैं लेटर कि बॉडी ए का जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस है और सेकंड कितना है 50 मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस है। तो बताइए बॉडी ए का टेम्परेचर कितना हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना है बॉडी बी का? 50 डिग्री सेल्सियस। कौन सी बॉडी इसमें हॉटर है, कौन सी बॉडी कोल्डर है? बॉडी ए हॉटर बॉडी है कोल्डर? हॉटर देन द बॉडी बी। वेरी गुड। जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसे हम लोग हॉटर बॉडी बोलेंगे, ये हॉटर बॉडी हो गई। और इससे इसका टेम्परेचर कम है, हाफ है, कम है, इसको बोलेंगे हम लोग कोल्डर बॉडी, या कोल्डर सब्सटेंस। अच्छा आप जरा बताइए, अगर हम इन दोनों बॉडी को ऐड कर दें, जैसे ये मान लो दो बॉडी है, दोनों को मैंने ऐसे टच कर दिया, तो आप बताइए अगर दोनों को टच कर दिया जाए, आपस में हम लोग ऐड कर दें, टच करके रख दें। मान लो कि ये आयरन की बॉल है, बॉडी ये क्या है आयरन बॉल है, बॉडी बी भी क्या है आयरन बॉल है, सपोज कर लीजिए। अब बताइए क्या होगा, दोनों को ऐड करके रखेंगे तो किधर से किधर एनर्जी फ्लो करेगी? सर हायर टू बताइए। लोअर। ये इसका देखिए, इसका हीट इसमें ट्रांसफर होगा। देखो ना जो ट्रांसफर हो रहा ना, ये हीट एनर्जी, और जो अलग अलग इसका टेम्परेचर बताया जा रहा है
वो क्या है, वो टेम्परेचर है। हॉटनेस कोल्डनेस मतलब हमने कहा कि ये ज़्यादा गर्म है, ये थोड़ी कम गर्म है, मतलब ठंडी है उससे, तो ये हो गया टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंडिविजुअल बॉडी का होता है, अलग अलग बॉडी के लिए हम लोग टेम्परेचर वर्ड यूज करते हैं। ओके, और जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, इधर से देखिए फ्लो हो रहा है इस साइड, ये ध्यान समझिएगा, ये फ्लो होने लगा इधर। क्या फ्लो हो रहा है, हीट एनर्जी। क्या फ्लो हो रहा है, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान समझिएगा। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी which always transfer from hotter body to colder body। अच्छा बताइए कब तक ट्रांसफर होगा बेटा, ये इसकी हीट कब तक ट्रांसफर होगी इसमें? सर जब तक दोनों सेम इक्वल नहीं हो जाते। इक्वल नहीं हो जाते तो बताइए लास्ट में दोनों का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, लास्ट में बताइए सोच करके, फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा सर बताइए सर भाई। ये 50 100 डिग्री। है, ये नहीं यार, ध्यान सोचो, ये 100 है, ये 50 है, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा हीट इसमें जाएगी धीमे धीमे, कब तक जाएगी? सर 75 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। जब तक 75 ना हो जाए, जब इसका टेम्परेचर 25 कम हो जाएगा और इसका 25 बढ़ जाएगा तो रुक जाएगा, है कि नहीं? अगर ना समझ में आए तो आप ऐसे समझिए कि 100 और 50 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 150, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं? 100 ये है और 50 ये, तो कितना हो गया आंसर 150 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना है? केवल 70 क्यों आया हाँ बेटा, सर? फाइनल टेम्परेचर 75 डिग्री क्यों हुआ सर? बेटा इसलिए हुआ 75 क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। अच्छा बताइए, अगर हम 2 कंटेनर ले लें, ध्यान समझिएगा, 2 टंकी ले लीजिए पानी वाली, एक को पूरा भर दीजिए 100%, ठीक है ना, और एक को खाली रखिए। 2 टंकी हैं पानी वाली जो होती है ना, टंकी बड़ी जो छत पे रखी जाती है, एक टंकी भरी, एक टंकी पूरी खाली है। अगर हम पाइप से जोड़ दें तो किधर से किधर वाटर फ्लो करेगा? बताओ बेटा। जो टैंक पूरा है, ज़्यादा से कम क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि जो टंकी भरी ना उसमें वाटर का प्रेशर ज़्यादा है कि नहीं? पानी ज़्यादा तो प्रेशर भी तो ज़्यादा होगा पानी का। वो कब तक फ्लो करेगा दूसरी टंकी, बताइए? दूसरी टंकी में कब तक फ्लो करेगा? दोनों सेम ना हो जाए। दोनों सेम ना हो जाए बेटा ना। सेम होने के बाद ऐसा तो नहीं कि एक टंकी का जो 100% वाटर वो दूसरे में 100% चला जाए, दोनों बराबर होगा तो रुक जाएगा बेटा ना, बताइए? स्टॉप हो जाएगा ना फ्लो। तो जब बेटा धीमे धीमे, जैसे मान लो कि ये कम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, तो एक कंडीशन ऐसे आएगी कि दोनों बराबर हो जाएंगे, ये भी 75 ये भी 75, तब कहाँ फ्लो होगा? तो फाइनल टेम्परेचर हो गया 75। और इस बेटा फाइनल टेम्परेचर को हम लोग केमिस्ट्री या फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है ये, तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। जरा ये वर्ड याद रखिएगा आप लोग, क्या वर्ड यूज करते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या वर्ड यूज करते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। इसमें हम जरा कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, इसमें देखिए सेंटेंस, ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी टिल, बताइए कब तक फ्लो करेगा? टिल The proportion becomes same. सेम, मतलब टिल थर्मल इक्विलिब्रियम, ये इसका आंसर हो। ये वर्ड समझ में आया सबको? जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक ये ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है बच्चों? जैसे आप कभी ध्यान दीजिए, किसी को फीवर हो जाता है घर में आपके,
कभी आप ज्यादा ध्यान देते हो कि अगर आप फीवर जिसको हुआ अगर उसके सर पे अपना हाथ रख दीजिए, पाम रखिए, हथेली रखिए, तो बताइए जिसको फीवर हुआ उसको कैसा फील होता है? हॉट फील होता है कि कोल्ड फील होता है? सर कोल्ड सर। उसको ठंडा ठंडा लगता है। और जिसको फीवर नहीं उसको कैसा फील होता है बताइए? आपको गर्म फील होगा, हॉट फील होता है कि नहीं भाई? तभी तो बताते हैं भैया तुम्हें बुखार है, फीवर है। आप बताइए अगर बहुत देर तक आप उसे टच किए रहिए तो क्या होगा बताइए? अगर एक किसी को फीवर है और आपको फीवर नहीं है, तो जिसको फीवर नहीं होता है उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है पता है? जैसे अभी आप लोग को फीवर नहीं, तो अभी बॉडी का टेम्परेचर कितना है आपका? सर क्या 98 37 डिग्री। डिग्री सेल्सियस? सर 36 या कितना बेटा? 37। 37। वेरी गुड। 37। 37 होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है बेटा वैल्यू? 98 डिग्री। नहीं, 98.6। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप 37 डिग्री सेल्सियस बोलिए चाहे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलिए, दोनों सेम है। ठीक भैया? अगर आप किसी को फीवर है, जैसे मान लो किसी को छोटा बच्चा, उसकी मदर को फीवर है, अगर छोटा बच्चा साथ में सो जाए ना मदर के, तो मदर का फीवर ट्रांसफर हो जाएगा बच्चे में, तो सुबह बच्चे को भी फीवर हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर मदर को फीवर हो जाता है, तो अगर उसका छोटा बच्चा है ना बेबी, तो डॉक्टर बोलते हैं भैया बच्चे को अपने से दूर लेटाइएगा। अगर आप साथ में लेके लेटेंगे ना तो उसको भी हो जाएगा फीवर। उनके बॉडी का टेम्परेचर, छोटा सा बच्चा है, तुरंत गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगी उसकी बॉडी, तो उसको भी फीवर हो जाएगा। समझे आप लोग? अब चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। देखिए टेम्परेचर की यूनिट का मीनिंग समझते हैं, जिसमें हम लोग मेजर करते हैं। इन विच टेम्परेचर इज मेजर। यूनिट का डेफिनेशन क्या होगा? इन विच टेम्परेचर इज मेजर इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखिए बेटा इसके दो मेन यूनिट्स होते हैं। एक होता है बच्चों सर फ़ारेनहाइट यूनिट। होता है और एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है बताइए? केल्विन। केल्विन कैसे लिखते हैं? और एक बेटा होता है कॉमन यूनिट। कॉमन यूनिट जिसको बेटा लोग बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखते हैं, टी लिख करके ऊपर डॉट लगाते हैं। देखिए केल्विन में डॉट नहीं लगता, जरा ध्यान रखिएगा। सर कॉमन हेलो? को सीरियस भी बोलते हैं। क्या बेटा? सर सीजीएस कॉमन में। नहीं, सीजीएस अलग होता है। सीजीएस का मतलब होता है कि जो छोटी यूनिट होती है, ठीक है ना? तो सीजीएस इसमें नहीं यूज होगा, इसमें कॉमन यूनिट बोलेंगे। जैसे देखिए सुनो, एक्सक्यूज मी सर। एक दो, हाँ सर टेम्परेचर तो सर फ़ारेनहाइट में सर मतलब हम नापते हैं ना? देखिए जो बेटा देखो एसआई का मतलब क्या होता है ना, इंटरनेशनल सिस्टम, जो हर जगह साइंस में यूज होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। साइंस में कभी भी टेम्परेचर आप मेजर करेंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, तो केल्विन में साइंटिस्ट लोग इसका यूज करते हैं। बाकी जो कॉमन पर्सन जैसे हम लोग हैं, आप हैं, न्यूज में बताता है ना कि आज इलाहाबाद का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, तो कॉमन पर्सन के लिए ये बनाया गया है। कौन सा? डिग्री सेल्सियस। और बेटा एक हम लोग और यूज करते हैं बॉडी को मेजर करने के लिए, जिसको लोग बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हम लोग इससे फीवर को मेजर करते हैं, जो थर्मामीटर आपके घर में होता है। लेकिन मेन आपको याद रखना है कि मेन यूनिट कौन सी है? केल्विन। कौन सी बच्चों? मेन यूनिट केल्विन, कॉमन यूनिट डिग्री सेल्सियस, और एक हम लोग और यूज करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। और भी यूज करते हैं, एक रोमर भी होता है जिसको बोलते हैं डिग्री रोमर, ऐसे लिखा जाता है, डिग्री रोमर। लेकिन मेन आपको दो यूनिट याद रखना है, एसआई यूनिट एंड कॉमन यूनिट। आइए मैं सबको कन्वर्ट करना आपको बताता हूँ। अच्छा जरा इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं।
हीट की, देखिए ध्यान समझिएगा, यूनिट, इसकी यूनिट क्या है? जो बेटा एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं तो ये जूल जो होता है, जूल होता है। और आपने नाम सुना होगा कैलोरी, सुना है ना कैलोरी? यस सर। देखिए 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.12 जूल होता है। और देखिए बेटा एक चीज और याद कर लो, वर्क की यूनिट भी जूल होती है, वर्क का यूनिट भी क्या होगा? जूल। और एनर्जी का हीट एनर्जी, एनर्जी कोई भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी, उसका भी जूल होता है। यानी एनर्जी और वर्क दोनों की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट यही है, कौन सी? जूल। वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। इसको थोड़ा आप लोग याद रखिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज जूल। ठीक भैया, यस सर। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि टेम्परेचर किसे बोलते हैं और एनर्जी किसे कहते हैं, मतलब हीट किसे बोलते हैं? कोई अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, तब आप डिफाइन कर लोगे ना बेटा? यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए थोड़ा हम लोग कन्वर्जन सीखते हैं, कन्वर्ट करना सीखते हैं, कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, है ना? कन्वर्ट करने का इसका क्या तरीका है ना? क्या प्रोसेस है, क्या इसका स्टेप्स होते हैं? राइट। देखिए ध्यान समझिए, इसमें न्यूमेरिकल्स आते एग्जाम में। बेटा अगर डिग्री सेल्सियस में अगर आप ऐड कर दीजिएगा 273, तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है केल्विन में। ये फार्मूला नंबर फर्स्ट। सेकेंड लिखिएगा कि केल्विन, केल्विन में डिग्री नहीं लगता, याद रखिएगा। इसमें से अगर आप 273 माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। ये ठीक है। एंड नेक्स्ट 3/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। इससे बेटा कर देंगे तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? इसको आप जरा नोट कर लीजिए। ठीक है ना? अब आइए क्वेश्चन नोट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड आउट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ एडल्ट ह्यूमन इन नंबर 1 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड केल्विन, एंड थर्ड डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारी वॉइस सबको क्लियर हो रही है? यस सर। वेरी गुड। चलिए ट्राई करिए।
बेटा स्क्रीन क्लियर है ना, ब्लर तो नहीं हो रहा है? बताइए कैसे कन्वर्ट होगा? देखिए इसका सोल्यूशन समझिए, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एडल्ट ह्यूमन का बेटा जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, एक तो पता होना चाहिए ना। देखिए फर्स्ट आंसर हो गया कि 37 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में एक तो पता ही होना चाहिए। आप डिग्री सेल्सियस केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए? डिग्री सेल्सियस सर अगर हम ऐड कर 273 देते हैं देंगे। 23 तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। बताइए कितना आंसर हो जाएगा? ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बताइए। 37 सर 210। 273, वेरी गुड। 300 ना बेटा, यस सर सॉरी। 310 केल्विन। अब उसमें कन्वर्ट करके जा देखिए तो फ़ारेनहाइट में, यहाँ डिग्री लगा लीजिएगा, भूल गए हैं, यहाँ डिग्री होना चाहिए, यहाँ डिग्री लगा लीजिए। चेक करिए, देखिए दो आंसर आ गए हम लोग के। ये फार्मूला लगाइए, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। बताइए डिग्री सेल्सियस की कितनी वैल्यू है? 37। तो डिग्री सेल्सियस जगह क्या पुटअप करेंगे? 37। तो 37/5 इज इक्वल टू F तो पता करना है, F ऐसे छोड़ दीजिए, 32/9। अब इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। सर कितना हो फॉरेनहाइट जाएगा? नहीं लिख दें? फ़ारेनहाइट तो पता करना ना बेटा, अगर दोनों की वैल्यू रख देंगे तो फिर फाइंड आउट क्या करेंगे? नहीं समझे हमारी बात भाई? समझ गया। अगर इसकी रखेंगे तो इसका आंसर आएगा, फ़ारेनहाइट की वैल्यू Yes, sir. रखेंगे तो डिग्री सेल्सियस का आंसर आएगा। अगर दोनों की वैल्यू रख देंगे तो बेटा फाइंड आउट क्या, एक अननोन होना चाहिए ना बेटा। हमको डिग्री सेल्सियस पता है ना कि 37 होता है, हमको फ़ारेनहाइट पता करना है, फाइंड आउट करना है ना बेटा। बताइए सर इसका जब क्रॉस करेंगे 493 आएगा। 98.6। आगे बेटा, तो देखिए F-32 Yes, ब्रैकेट में हो sir. जाएगा ना, इस तरह हो जाएगा। और बताइए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 37 × 9। सही है। अब बताओ इसको ब्रैकेट ओपन करिए, कितना हो जाएगा? बोलिए जल्दी फटाफट। 5F माइनस 5F माइनस 5 × 160 32 इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई बताइए। 37 × 9, सर 333। 333 सही बताइए ना, गलत होगा आंसर। अब बताइए 5F माइनस 98.6। बेटा इसको सॉल्व करें। हाँ, सही आया, वेरी गुड बेटा। सर ये कितना आ रहा है? 160। 160 इज इक्वल टू 333। अब सॉल्व तो कर ही लेंगे आप लोग। 5F इज इक्वल टू बताइए 333 प्लस 160 कितना होगा आंसर? 5F इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर? 493। 493। और F इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 493 डिवाइडेड बाई 5। इसको कट कर लेना, इतना आंसर आना चाहिए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आंसर आपका आ गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 होता है, और केल्विन में कितना होता है? 310 होता है। ये डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। ओके,
अब देखिए इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ बेटा, इसका रिप्लाई आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में करना, सब लोग सॉल्व करके लिख लीजिएगा क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड है। फाइंड आउट वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, तीनों में आंसर बताना है। फर्स्ट बेटा क्वेश्चन हो गया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, सेकेंड क्वेश्चन हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल को बेटा हम लोग बोलते हैं एल्कोहल, जिसको वाइन भी कहा जाता है, शराब इसी से बनता है, एल्कोहल से एथेनॉल बोलते हैं उसे। फोर्थ और क्या देते हैं आप लोग को, देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कौन सा देते हैं आप लोग को आसान, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिख लीजिए, आसान, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है पता आप लोग को, कितना होता है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की वैल्यू बताइए। 100 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं सर 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, मेल्टिंग का मतलब जिस टेम्परेचर पे वो पिघलने लगे है ना बेटा, मेल्टिंग मतलब पिघलना। तो बर्फ 100 पे पिघलता है, 0 पिघलता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ये देखिए 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताइए, ये तो यार रिपीट सर 100 डिग्री सेल्सियस। ये 100 हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल कितना होता है, एथेनॉल 78, नहीं जानते होंगे आप लोग, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो गया, ऐसा करते हैं इसको हटा के एक नया लिख देता हूँ, देखो सब लोग, एसीटोन। एसीटोन का बेटा होता है 56। एसीटोन लिख लीजिए, क्वेश्चन रिपीट हो रहा था ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एसीटोन लिख लीजिए आप लोग। देखिए इतने का आप लोग का आंसर हम लोग को, क्या होता है? एसीटोन बेटा एक केमिकल होता है लिक्विड फॉर्म में, इंक में यूज किया जाता है, और भी बहुत सारे केमिकल्स इसके बनाए जाते हैं। मतलब इसको आप एडिबल नहीं है, खा नहीं सकते इसे आप, ठीक है ना। शायद ये नेल पॉलिश, हाँ उसमें भी यूज करा जाता है, तो कई जगह यूज करा जाता है, ये मतलब केमिकल है, ठीक है ना। तो जितने आपके पॉलिश वॉलिश बनाए जाते हैं, पेंट बनाए जाते हैं इंक में, इन सब में यूज करा जाता है, ठीक बेटा। एसीटोन का एक नाम और है, इसको हम लोग प्रोपेनोन भी बोलते हैं, चाहो तो इसका नाम लिख लो, देखो इसको हम लोग प्रोपेनोन भी कहते हैं, प्रोपेनोन, ठीक है ना, प्रोपेनोन। ये आपका होमवर्क बेटा, इतने का रिप्लाई करना है। फार्मूले मैंने आपको बता दिया, कोई डाउट हो इसमें बताइए आप लोग। डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना हो 273 डिग्री सेल्सियस में ऐड करेंगे केल्विन बन जाएगा, माइनस कर देंगे तो डिग्री सेल्सियस। ये फार्मूला डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस पता है तो डिग्री फ़ारेनहाइट पता चल जाएगा, और डिग्री फ़ारेनहाइट पता है तो डिग्री सेल्सियस पता चल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? बताइए, एनी डाउट बेटा, रिप्लाई करिए। नो सर। ठीक है, तो इतना आप लोग ये सॉल्व करके हमें आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए आंसर इसका। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, अब कोई प्रॉब्लम होगी आप लोग मैसेज करिएगा, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसका आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग को और होमवर्क क्या है कि
पार्ट 1, 2 एंड 3 मैटर इन सराउंडिंग का आप लोग को क्या करना है, नोट्स लिखना है और उसके आगे से जो मैंने आज पढ़ाया उसको कंटिन्यू कर लीजिए। ओके बेटा, और देखिए ये लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा, आप लोग इस टीचमेंट ऐप पे जा करके आप रिकॉर्डिंग वाले पोर्शन में भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, या मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके बच्चों, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू ओके, सर। वेलकम। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर। ओके।